नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं जो टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। ये वीडियो के माध्यम से हम लोग आज न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक जॉन फ्रेडरिक मिशर साहब ने 1869 ईस्वी में न्यूक्लिक अम्ल को देखा। कहाँ देखा? केंद्रक में। अब केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो वो कोशिका में पाया जाता है। ये उच्च श्रेणी के जीवों में अनगिनत कोशिका होती है। ऐसा नहीं है कि कौन कोशिका में पाया जाएगा, जितने कोशिका है उतने कोशिका में ये पाया जाएगा। देखा, और जब इन्होंने इस चीज का स्टडी किया तो इसका नाम न्यूक्लिन रखा। अब ये न्यूक्लिन जो है यानी न्यूक्लिक अम्ल प्रत्येक जीवित सेल्स में पाया जाता है और यह दो प्रकार के होते हैं, जिसे डीएनए और आरएनए कहते हैं। डीएनए और आरएनए कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, एक इसका अणु, न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु जो होता है एक लंबी पॉलीमर का बना होता है, और वो लंबी पॉलीमर जो है वो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर का बना होता है। एक ये लंबी कड़ी का पॉलीमर जो है, तो इसमें ये हजारों न्यूक्लियोटाइड्स, हजारों मिलके ये इसका निर्माण करता है, बनाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 प्रकार के पदार्थ से बना होता है, जिसे शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस कहते हैं। तो इसको हम लोग एक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के हिसाब से देखते हैं कि कैसे इसे विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले ये हम लोग लेते हैं, ये क्या है? क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो हम लोगों के कोशिका में पाया जाता है। मान लिया जाए कि ये सेल है, कोशिका है, प्रत्येक कोशिका में ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब ये कोशिका जो है, तो ये कोशिका में ये केंद्रक है। ये बाहर वाले भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसको केंद्रक कहते हैं। अब ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के जो स्थान बचता है, इसमें अनेक अनगिनत ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फूड वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, यानी जो भी ऑर्गन्स जो होते हैं इसके चारों तरफ ये बिखरे हुए पड़ा रहता है। अब ये केंद्रक जो है, अब केंद्रक में जब डिटेल्स से सिर्फ केंद्रक का यदि अध्ययन किया जाता है, तो इसमें ये क्या होता है? ये क्रोमोसोम जो होता है ये पाया जाता है। तो ये तो अनेक कोशिका है, तो इसी तरह से ये अनेक पाया जाता है। अब ये क्रोमोसोम है, तो इसमें ये क्या है? डीएनए पाया जाता है, जो हमेशा आनुवंशिक सूचना को प्रदान करता है। आरएनए जो पाया जाता है, तो डीएनए की तुलना में आरएनए कभी कभी आनुवंशिक सूचना का प्रदान करता है, नहीं तो इसका मुख्य काम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। डीएनए जो होता है वो एक प्रकार का होता है, जबकि ये 3 प्रकार का होता है। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स का होता है, जबकि आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स का होता है। और इसी में एक जीन पाया जाता है जो एक खास लक्षण के लिए, खास मेरिट के लिए वो जिम्मेवार होता है। तो ये क्रोमोसोम है जो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है। अब इसको हम जब विभाजित किए तो इसको 2 भागों में, एक है न्यूक्लिक एसिड और सेकेंड है ये प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड को फिर हमने 2 भागों में बांटा, वो डीएनए है और आरएनए है, जबकि ये प्रोटीन जो है ये हिस्टोन का बना होता है। अब डीएनए और
डीएनए जो है ये 3 प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है, जिसे शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस कहते हैं। अब आरएनए की बात किया जाए तो 2 बिंदु को छोड़कर डीएनए की तरह, मतलब आरएनए भी जो है वो डीएनए की ही तरह है, लेकिन इसमें 2 बिंदु को छोड़ा जाएगा। तो कौन सा 2 बिंदु है? यानी शुगर की जगह पर राइबोस। यहाँ पे शुगर है डीएनए में, तो आरएनए में शुगर न रह के ये राइबोस पाया जाता है, जिसे आर से सूचित करते हैं। और थायमिन की जगह पर यूरेसिल, और इसमें थायमिन रहना चाहिए जो नहीं है, वो डीएनए में है, तो इस थायमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, जिसे यू से सूचित करते हैं। तो सिर्फ ये 2 चीज जो है आरएनए में, ये राइबोस और यूरेसिल पाया जाता है, नहीं तो और जो होता है एडेनिन है, थायमिन है, ये सब डीएनए की तरह ये आरएनए में भी पाया जाता है। जब हम ये क्या कहते हैं कि जब स्पेशल हम लोग डीएनए और आरएनए में चलेंगे तो वहाँ पे और चर्चा हम लोग इसके बारे में खुल के करेंगे। अब ये डीएनए को हमने जो 3 भागों में, ये 3 पदार्थ से जो मिलके बना है उसको हम लोग जाने। अब ये नाइट्रोजनी बेस है, तो अब नाइट्रोजनी बेस को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे प्यूरिन और पाइरीमिडीन कहते हैं। यह है प्यूरिन और यह है पाइरीमिडीन। पाइरीमिडीन को फिर 2 भागों में बांटा गया, जो थायमिन जिसे टी से सूचित करते हैं, और ये साइटोसिन जिसे सी से सूचित करते हैं। और प्यूरिन जो है वो प्यूरिन को फिर 2 भागों में बांटा गया, जिसे एडिनिन कहते हैं। तो एडिनिन को ए से सूचित करते हैं, और गुआनिन जो है इसे जी से सूचित करते हैं। तो इस तरह से ये इसका वर्गीकरण किया गया, और ये जो सबके सब जो है ये क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल में ये एक क्षार के रूप में मौजूद रहता है। और अब हम लोग चलेंगे, ये जो शुगर है, ये फॉस्फेट जो है और नाइट्रोजन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सब में कितने कार्बन परमाणु है और इसकी संरचना कैसा है, कैसे नहीं है, जो अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे ये शुगर पे। तो ये शुगर जो है ये 5 कार्बन से बने होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज, कार्बन 6, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो ये कार्बन का जो है ये 6 है। उस सेम इसी तरह ये कार्बन जो है, ये शुगर का कार्बन, ये शुगर जो 5 कार्बन से बना होता है, और यह 2 प्रकार के होता है, जिसे राइबोस शुगर जो 2 प्रकार का होता है, जिसे डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं, जो डीएनए में पाया जाता है, और राइबोस शुगर जो आरएनए में पाया जाता है। तो ये शुगर है था। अब हम लोग बात करेंगे फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जो है यह क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है, और इसकी उपस्थिति में, फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में न्यूक्लिक एसिड जो होता है अम्लीय होता है। हम लोग अब नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन बेस। तो ये डीएनए और आरएनए में 2 प्रकार के प्यूरिन होते हैं, जिसका वर्णन हम लोग क्लासिफिकेशन में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल के समक्ष किए हैं। तो वो वही है ये नाइट्रोजन बेस, जिसे 2 अलग अलग प्यूरिन में बांटा गया है। तो इस तरह से ये न्यूक्लिक अम्ल जो है था वो हमारा कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।